हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो मैंने ऐसा देखा है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो लोगों को क्या लगता है कि फिजिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। तो क्या करते हैं, जब एग्जाम आएगा तो कोई वीडियो देख लेंगे जिसमें 200 क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस होंगे और उनको याद कर लेंगे और एग्जाम में जाके वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट क्या आपको लगता है कि ऐसे होगा? तो इसका आंसर है नहीं। हमें फिजिक्स को अगर समझना है, अगर हमें फिजिक्स के क्वेश्चंस करने हैं तो हमें इसके पीछे का कंसेप्ट समझना होगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं उनके क्वेश्चन पेपर देखता रहता हूं, तो मैंने ऐसा देखा है कि वो क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं रादर देन कि वो रिपीट हो। तो उसमें कंसेप्ट ज्यादा होता है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप वो कर लोगे, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप उसको नहीं कर पाओगे। अगर आप रट्टा मार के आए हो तो आप उसको नहीं कर पाओगे। ये एक जनरल पैटर्न है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। इसीलिए मैं ये लॉन्च कर रहा हूं फिजिक्स का पूरा कोर्स। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पूरे कोर्स को जरूर देखें। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं जो है अबाउट लाइट। सो लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स से रिलेटेड। तो हम आज लाइट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइट जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्योंकि लाइट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हमें पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं करना है। हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बस उसको समझना है अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले हम लाइट की इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि लाइट होता क्या है और उसकी थोड़े से फैक्ट जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही रिफ्रैक्शन, देन TIR दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 6 जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको हमें अच्छे से समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो देखो यार, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम इंट्रोडक्शन में ये तीनों चीजें पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लाइट होता क्या है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का प्रकार है। तो जैसे हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है, हमने देखा है कि अगर हमारा कोई लाइट बल्ब जल रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी है। सो ऐसी लाइट हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वो एक एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किस में करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आता रहता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करता है कि हमें देखने में मदद करता है। तो होता क्या है कि अगर मैं कोई चीज देख रहा हूं, अगर आप इस बोर्ड को देख रहे हो तो होता क्या है, लाइट इस बोर्ड पे पड़ रही है और वो लाइट टकरा के आपकी आंखों में जा रही है। तो इसी वजह से आप किसी भी चीज को देख पाते हो। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी चीज को नहीं देख सकते। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में मदद करता है, दैट अनेबल्स अस टू सी। सो दैट इज लाइट। देन हमें इसकी स्पीड के बारे में बात करना है। सो लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। सबसे तेज, एक कोई भी अगर सबसे तेज चीज पूछे पूरी दुनिया में तो वो है लाइट। इसकी स्पीड होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकेंड, मीन्स 3 लाख किलोमीटर्स इन 1 सेकेंड। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइट 3 लाख किलोमीटर जाती है 1 सेकेंड में। और अगर हम मीटर्स में बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। सो सिंपल कन्वर्जन है, किलोमीटर्स को मीटर पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट किया है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। फिर हमें बात करनी है नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट में हम बात करेंगे कि लाइट एक ऐसी चीज है जो ड्यूअल नेचर की है। तो इसकी 2 नेचर है, एक पार्टिकल नेचर। सो लाइट कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, मींस कि अगर हमारे पास लाइट है तो वो पार्टिकल्स से बनी हुई है। अगर हमारी एक लाइट रे है तो उसको अगर हम जूम इन करें तो वो
पार्टिकल से बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स। सो अगर आपसे कोई फोटॉन्स की स्पीड पूछे तो वो भी यही होती है, और लाइट की स्पीड वो भी यही होती है। तो लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, और कभी कभी लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करता है। तो अभी तक ये एक बोल सकते हैं मिस्ट्री है, या अभी तक साइंटिस्ट इसको सॉल्व नहीं कर पाए कि लाइट एग्जैक्टली है क्या। तो उसको हमने ड्यूल नेचर बोल दिया। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वो वेव की तरह बिहेव करती है। तो अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो गलत आ रहा है, तो हम उसको शायद वेव की तरह ले रहे हैं, हमें उसको पार्टिकल की तरह लेना चाहिए था, क्योंकि दोनों एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने देखा है कि दोनों नेचर उसकी सही है। सो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ये पूछा जाता है कि लाइट की जो नेचर है वो क्या है। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मींस उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स भी हैं, उसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट्स भी हैं। और लाइट जब हमारी मूव करती है तो लाइट हमारी वैक्यूम में भी जा सकती है। मींस उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, उसको कोई एयर नहीं चाहिए, उसको कोई वाटर नहीं चाहिए, तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। मींस लाइट स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है। और अगर हम साउंड की बात करें, साउंड को कंपेयर करें, तो साउंड ऐसा नहीं कर सकती। साउंड स्पेस में अगर कोई चिल्लाए स्पेस में तो कोई आवाज नहीं आएगी। तो लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। सो इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार देख लेते हैं। एक तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में मदद करती है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद उसकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है। मींस 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। देन उसकी नेचर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो ड्यूल नेचर होती है लाइट की। मैं यहां पे लिख देता हूं ड्यूल नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब में से बात करें तो ड्यूल नेचर वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं, ये हमारी इंट्रोडक्शन थी लाइट की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए अब हम अपने सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें क्या चाहिए? तो अगर हमारे पास कोई मिरर है या शीशा है, सो मिरर और लेंस के ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा एक। तो हमारे पास ये मिरर है, उसके ऊपर अगर ये लाइट ऐसे करके आ रही है, ठीक है, अपने मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो अब ये लाइट यहां पे स्ट्राइक करी, टकराई, तो क्या होगा? ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, मींस टकरा के वापस चली जाएगी। सो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। एक लाइट रे अगर किसी प्लेन सरफेस से टकराए, सो वो टकरा के वापस चली जाती है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये पॉइंट है रिफ्लेक्शन का, तो हम बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स की। सो ये वाली जो हमारी रे होती है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ये वाली जो हमारी रे होती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद हम जहां ये पॉइंट पे टकराई, तो उससे और मिरर से, सो उस पॉइंट से हम एक लाइन खींचते हैं जो कि 90 डिग्रीज एंगल पे होती है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। सो ये हमारी नॉर्मल होती है, और ये लाइन हमारी बहुत जगह आगे भी यूज होने वाली है। तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ये 90 डिग्री होती है टू दी सरफेस, सरफेस से 90 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल्स होते हैं, तो ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो याद रखिएगा, यहां पे एंगल नहीं बनाना है। सो हमेशा जो एंगल बनता है वो नॉर्मल के साथ बनता है, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एंगल्स आपको बना के दिए जाते हैं, दो यहां पे दिए होते हैं, एक ऑप्शन में यहां पे दिए होंगे, तो वो वाला रॉन्ग होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां होता है। हमेशा रे और नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, रे और नॉर्मल के साथ, रे और नॉर्मल के साथ। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन की खास बात क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस अगर कोई लाइट रे 30 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, 30 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, तो वो जाएगी भी कितने डिग्री के एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे। सो ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो होपफुली आपको रिफ्लेक्शन समझ आ गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो रिफ्लेक्शन के बाद बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो दोनों वर्ड्स
काफी सेम टू सेम है, बट एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट के पाथ का चेंज हो जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो मैं इसको समझाता हूं क्या होता है। तो हम इमेजिन करते हैं कि यहां पर पानी है, तो ये पूरा हमारे पास वाटर है, ठीक है। सो मैं यहां पे W लिख देता हूं और ये है एयर। अब अगर लाइट एयर से वाटर के अंदर जा रही है, सो एयर से लाइट आई और वो वाटर के अंदर जा रही है, तो अब क्या होगा कि लाइट अपने पाथ से शिफ्ट हो जाएगी, वो अपने पाथ से शिफ्ट हो जाएगी। कैसे शिफ्ट होगी? तो सबसे पहले लाइट जहां स्ट्राइक कर रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये हमारा नॉर्मल होगा, ये हमारी इंसिडेंट रे होगी। तो अब ये जो लाइट है ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, मतलब इसको जाना चाहिए था सीधा, पर ये सीधा ना जाकर ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। अब मैं अगर इस लाइन को मिटा दूं तो लाइट को सीधा जाना था पर वो बेंड हो गई, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसमें भी कुछ टर्म्स हैं, कुछ एंगल्स होते हैं। सो सबसे पहले ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने आपको बोला था रे और नॉर्मल के साथ आपको एंगल बनाना है। उसके बाद ये वाला हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये डिफरेंस है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। सो ये यहां पे स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन, और इस रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ चीजें होती है, कुछ फिनोमेना होते हैं हमारे अर्थ पे, और हम कुछ चीजें देखते हैं, तो उसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले अगर इसका उल्टा हो, मींस अगर वाटर से कोई लाइट एयर की तरफ जाए, तो एक बार इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। तो ये अगर हमारा वाटर है, तो ये वाला नीचे वाला पार्ट हमारा वाटर है और ऊपर वाला पार्ट हमारा एयर है। तो वाटर हमारा डेंसर मीडियम है, मींस वो थोड़ा थिक मीडियम है कंपेयर्ड टू द एयर। तो एयर हमारा रेयरर मीडियम है। तो हम दोनों मीडियम्स को कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा ज्यादा थिक मीडियम है, इसको हम डेंसर बोलते हैं, ये थोड़ा थिन मीडियम है, इसको हम रेयरर बोलते हैं। तो अब अगर कोई लाइट वाटर से जा रही है, एयर की तरफ वाटर से जा रही है, तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब जो ये रे होगी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, मींस इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये जाएगी हमारी ऐसे, नॉर्मल से थोड़ी और अवे हो जाएगी। तो ये वाली जो रे थी इसको ऐसे जाना चाहिए था, भाई ये ऐसे गई नहीं, ये थोड़ा बेंड हो गई, ये नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड हो गई। और अगर वो एयर से वाटर की तरफ आएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो एक बार हम ये लिख लेते हैं, अगर वो एयर से वाटर की तरफ जाएगी, मींस अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, तो वो कहां जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो अगर वो रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, मतलब पतले मीडियम से मोटे मीडियम की तरफ अगर लाइट जा रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वो वाटर से एयर, मींस डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे पास बहुत सारे फिनोमेनास होते हैं, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। और वो एग्जाम्स में ज्यादातर ये कम पूछा जाता है, जो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है हमारी दुनिया में वो ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको एक बार डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट चीज जो हमारी होती है रिफ्रैक्शन की वजह से, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। मींस आपने सुना होगा बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सो हम जब स्टार को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बल्ब जल रहा है और ऑन ऑफ हो रहा है, तो वो ट्विंकल करते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। अब स्टार कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसकी कोई लाइट ऑन या ऑफ कर रहा है, तो वो होता क्यों है? वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। उसको समझने के लिए, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से होता है। सो ये अगर हमारे पास अर्थ है, तो अगर अर्थ, सबको आई गेस पता होगा कि अर्थ के अराउंड एक एटमॉस्फेयर है, मतलब एक ब्लैंकेट है पूरा एयर का, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब सपोज कि स्टार यहां पर है, सो ये स्टार है, स्टार से हमारी लाइट आई, स्टार से हमारी लाइट आ रही है, और ये कहां है? स्टार हमारा स्पेस में है, तो वैक्यूम में से लाइट आ रही है।
तो ये वाला जो चीज है वो है वैक्यूम, और ये जो है हमारा वो है एयर या फिर एटमॉस्फेयर, तो हम इसको एयर लिख लेते हैं यहां पे। तो ये हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम मींस कि एयर नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, सो दैट इज अ थिन मीडियम, वो एक थिन मीडियम है। बट एयर हमारा थिकर मीडियम है, तो ये है हमारा डेंसर मीडियम। अब अगर हम बात करें कि लाइट आ रही है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, तो अगर हम नॉर्मल को बना दे, सो आप लोगों के लिए एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो डायग्राम्स है ये आपको याद नहीं करने हैं, ये आपको बनाने भी नहीं है, बट आपको इनको अंडरस्टैंड करना है कि ये हो कैसे रहा है। तो वैक्यूम जो है रेयरर है, एयर जो है वो डेंसर है, तो क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रेयरर टू डेंसर जा रहा है, जो लाइट है हमारी रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चलना स्टार्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, उसमें बहुत सारी लेयर है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, सो बहुत सारी लेयर्स हैं हमारी। तो होता क्या है कि हर लेयर पे ये रिफ्रैक्शन होता है, और इस वजह से बार बार जो रे है वो रिफ्रैक्ट करती है, वो रिफ्रैक्ट करके अर्थ पे पहुंचती है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं, क्योंकि लाइट जो है वो बेंड होते होते हमारे पास आ रही है। तो ये होता किस वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, और अगर इस लेयर से इस लेयर की तरफ जाएगी तो ये वाली लेयर जो है वो रेयरर है, ये थिन है, और नीचे वाली लेयर डेंसर है। फिर अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो ये रेयरर हो जाएगी, ये डेंसर हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो हमारी जो लेयर है, जो हमारा एयर है, वो थिन होती जाती है। तो इसी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वो है अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। मींस हमें अर्थ से क्या होता है, जब सनराइज हुआ भी नहीं होता तो उससे पहले ही अर्थ से हमें हम ऑब्जर्व कर लेते हैं उसको, और जब सनसेट हो जाता है एक्चुअली में उसके थोड़े टाइम बाद हमें सनसेट होता हुआ दिखता है। तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, और मैं अभी आपको समझाता हूं ये क्यों होता है। तो हमें सनराइज थोड़ा पहले दिख जाता है और सनसेट थोड़ा बाद में दिखता है। तो ये होता क्यों है, फिर से हम अपना अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के अराउंड सेम थिंग है कि हमारे पास एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो कि है एटमॉस्फेयर। तो अब हमारी अगर यहां से सन लाइट अर्थ की तरफ एंटर हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि ये हमारा सन है, ठीक है। तो मैंने सन ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा सन है। अब हमें जब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो अगर मैं ये लाइन बना लूं, तो इससे नीचे जब हमारा सन होता है तो हमारे लिए वो सन हमें दिखता नहीं है, बट सन इसके ऊपर आ गया तो हमारा सन राइज हो जाएगा। तो कैसे होगा, सो यहां पे सपोज एक ऑब्जर्वर है, यहां से कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है सन को, तो होता क्या है कि जो सन की रेज है वो कुछ ऐसे जा रही हैं, वो ऊपर की तरफ भी जा रही होंगी, हर तरफ हर डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो ये रेज जो इधर की तरफ जा रही है, अब होता क्या है, एटमॉस्फेयर की वजह से वो सेम थिंग, वो वैक्यूम से एयर की तरफ जा रही है, वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। सो उसकी वजह से वो रिफ्रैक्ट करती हैं, वो रिफ्रैक्ट करेंगी एटमॉस्फेयर की वजह से, और होगा क्या कि जो ऑब्जर्वर है उसको सन यहां पे दिखाई देगा। क्यों यहां पे दिखाई देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि रेज सीधी आ रही हैं, तो उसको सन कुछ यहां पे कहीं पे दिखाई देगा, और इससे उसको पता लगेगा, उसको लगेगा यार सन तो ऊपर आ गया, सन तो राइज कर गया, बट वो सन राइज नहीं किया है, सन अभी तक यहीं पे है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा दिखता है कि सन हमारा ऊपर आ गया, इस वजह से हमें अर्ली सन राइज दिखता है। अब सनसेट की अगर हम बात करें, तो सनसेट का सेम थिंग है। अब हम इधर की तरफ चलते हैं। सो ये हमारी एक लाइन है, और यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा होकर देख रहा है, आप कहीं पे भी बना सकते हो ऑब्जर्वर को। अब सनसेट जब हो रहा है, अभी तो हमारा सन यहां पर है, ठीक है, अभी सनसेट हुआ नहीं है क्योंकि वो नीचे जाएगा तो सनसेट होगा। अब वो धीरे धीरे करके सन हमारा सेट हो गया। सो सन हमारा जब सेट हो गया, लेकिन उसकी रेज सेम थिंग वही है, उसकी रेज हर डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी रे जो यहां आ रही है वो रिफ्रैक्ट करके ऑब्जर्वर तक जाएगी। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि सन तो अभी तक यहीं पे है, पर सन यहां पर नहीं है, सन हो चुका है सेट। तो इसकी वजह से उसको डिलेड सनसेट दिखेगा, मतलब उसको सनसेट दिखेगा जो बाद में हो रहा है, मतलब वो हो चुका है लेकिन उसको लगेगा सनसेट नहीं हुआ है। सो अर्ली सनराइज मतलब राइज होने से पहले ही दिख जाना, और डिलेड सनसेट। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको डायग्राम वाइग्राम कुछ याद नहीं रखना है, इसलिए मैं डायग्राम कोई इतना नीट नहीं बना रहा हूं, बस आपको याद रखना है कि ये हो कैसे रहा है। तो अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन की वजह से सब कुछ, स्टार्स, सन यहीं पे नहीं होता, अर्थ पे भी बहुत कुछ होता है, तो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत कुछ होता है। तो एक ऐसा एग्जांपल है, जैसे आप एक यहाँ पे आप खड़े हो नदी के किनारे, या कोई लेक है या कोई स्विमिंग पूल है उसके किनारे पे आप खड़े हो, तो आपको जो उसका बॉटम है, तो उसका बॉटम एक्चुअल में यहां पर है, तो उसका बॉटम आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, तो आपको लगता है यार ये ज्यादा गहरा तो नहीं है, बट वो एक्चुअल में बहुत गहरा होता है। तो इसका रीजन भी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं बहुत जल्दी से एक डायग्राम बना देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो जब आप इस पॉइंट को देख रहे हैं, किसी भी पॉइंट को जो उसका सरफेस है उसको आप देख रहे हो, सपोज एक स्विमिंग पूल है, उसके सरफेस को आप देख रहे हो, तो यहां से लाइट ऊपर की तरफ आ रही है, और यहां से भी एक लाइट ऊपर की तरफ आ रही है, और हर जगह से आ रही है। तो हम क्या करेंगे, दो लाइट ले लेते हैं और नॉर्मल्स बना लेते हैं जल्दी से। तो ये नॉर्मल है हमारी 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज ये हमारी नॉर्मल्स हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो होता क्या है कि ये लाइट जो ये पानी से आ रही है, तो डेंसर मीडियम से ये रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो इस वजह से ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, मींस नॉर्मल से अवे की तरफ जाएगी। मतलब इसको जाना कहां चाहिए था, इसको जाना चाहिए था इधर, और ये चली गई इधर। सेम थिंग यही है कि इसको जाना चाहिए था ऐसे, और ये चली गई अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो मैं इस एरो को मिटा देता हूं, तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली गई। तो आप देख रहे हो कि दोनों लाइट ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रही थी और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली गई। इसको जाना ऐसे चाहिए था और ये अवे चली गई। तो इस वजह से आपका क्या होता है, आपको ये वाला पॉइंट यहां पे दिखता है, हमें लगता है कि ये वाला पॉइंट यहां पर है, जबकि ये है कहां पर, यहां पर। तो हमें पूरा का पूरा ग्राउंड थोड़ा सा ऊपर दिखता है। इसी वजह से आप एग्जांपल ट्राई करना, कोई अगर आपके घर पे बकेट हो या कुछ भी हो, उसके अंदर एक सिक्का डालना, तो आपको क्या लगेगा, वो कॉइन है, जो सिक्का है वो ऊपर है थोड़ा, बट एक्चुअल में आप हाथ डाल के अंदर ट्राई करना कि वो कितनी गहरी है। तो ये भी हमारा होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि द ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी अपलिफ्टेड, और जो लेक का जो नीचे का पोर्शन है, लेक का जो या सी बेड है, वो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो ये सब होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। एक और चीज होती है रिफ्रैक्शन की वजह से, कोई आप ग्लास लेना, उसके अंदर एक पेन को डिप कर देना, तो पेन आपको ऐसे स्ट्रेट नहीं दिखेगा, पेन आपको थोड़ा सा यहां से बेंडेड दिखाई देगा, या पेंसिल आपको थोड़ी सी बेंडेड दिखाई देगी। सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद अब बात करते हैं TIR की, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको रिफ्रैक्शन अच्छे से समझ आया तो ये आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। सो इसमें क्या होता है कि अगर कोई डेंसर मीडियम है, अगर कोई डेंसर मीडियम है और कोई रेयरर मीडियम है, जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन में बात करी थी, तो अगर कोई लाइट रे ऐसे करके जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये फिनोमेना तभी होता है जब डेंसर से रेयरर में लाइट जा रही होती है। उल्टे में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा रे हो गया। अब ये क्या होगा, जैसे कि हमने बात करी थी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, मतलब इसको जाना चाहिए था ऐसे, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया ये। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब इमेजिन करो कि अगर मैं इस वाले एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूं थोड़ा, मतलब कि कैसे बढ़ाऊंगा, तो मैं अब यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो इसमें हमने क्या करा, इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया, मतलब कि रे थोड़ी सी और ज्यादा ऐसे आ रही है, ये वाला एंगल बड़ा हो गया, हमने इसको बढ़ा दिया, थोड़ी रे ऐसे आ रही है, तो ये और ज्यादा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाएगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे, और ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली गई। तो ये हो गया हमारा, ये हमने बना दिया अपना फर्स्ट केस, और ये हमारा हो गया सेकंड केस। अब अगर मैं इस एंगल को और ज्यादा बढ़ा दूं, तो अगर मैं इस एंगल को और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, तो अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में हम क्या करेंगे कि अगर हम इस एंगल को और ज्यादा बढ़ा दें, मतलब ये रे बिल्कुल ही अब ऐसे करके आ रही है, तो अगर हम इसको पॉइंट मान लें, यहां पे नॉर्मल मान दें, तो होगा क्या कि ये बिल्कुल ही पानी के साथ ही जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो
तो हम क्या करेंगे कि इस एंगल को ऐसे रख देंगे कि ये जो रे है वो इसके सरफेस के साथ ही, अब हम यहां पे पानी भी ले सकते हैं, ग्लास भी ले सकते हैं, सो हम इस एंगल को ऐसा बढ़ाएंगे कि ये बिल्कुल ही 90 डिग्री पे चली जाए, ये रिफ्रैक्ट ना हो, ये बिल्कुल सरफेस के साथ ही चली जाए। तो इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सो इसको IC बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का क्या मतलब है कि इससे ज्यादा आप एंगल बढ़ाओगे तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये लास्ट एंगल है जहां तक आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर हम इससे भी ज्यादा बढ़ा दें एंगल को, तो एंगल को अगर हम इससे ज्यादा बढ़ा देंगे, तो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। सो ये हमारा नॉर्मल हो गया। सो ये हमारा एक नॉर्मल है। तो अब हम इस एंगल को हमने जब और ज्यादा बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दिया, तो रे जो है वो डेंसर, ये डेंसर मीडियम है, याद रखना नीचे वाला, और ये रेयरर मीडियम है। तो हमारी रे जो होगी वो क्या होगी, वो वापस से डेंसर मीडियम की तरफ आ जाएगी। तो वो रिफ्रैक्ट ना करके वो रिफ्लेक्ट कर देगी, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्क यहां पे ये है कि यहां पे कोई मिरर नहीं है। हमने देखा था कि मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, यहां पे कोई मिरर नहीं है। यहां पे रेयरर और डेंसर मीडियम ऐसा एक कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा जो लाइट रे है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाए। सो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ डेंसर टू रेयरर में काम करता है, डेंसर टू रेयरर में काम करता है। इसका उल्टा अगर रेयरर टू डेंसर में लाइट रे जाए, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाए, तो ये काम नहीं करता। रेयरर टू डेंसर में काम नहीं करता, सिर्फ डेंसर टू रेयरर में ये काम करता है। अब इसके थोड़े एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये ज्यादा वो नहीं है, इसके एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या हमारी डेली लाइफ में होता है। तो ये तीन चीजें हमारी होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। पहला है हमारा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। सो डायमंड्स इतने एक्सपेंसिव इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी कटिंग ऐसी होती है कि जो लाइट एक बार एंटर कर जाए, अगर मैं एक डायमंड थोड़ा सा बनाने का ट्राई करूं, तो एक डायमंड शेप में बनाने की ट्राई करूं, तो एक बार अगर लाइट एंटर हो जाए तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करते 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 फिर एक पॉइंट से वो बाहर है। तो इसकी वजह से वो जितनी बार अंदर रिफ्लेक्ट करती रहती है, TIR करती रहती है, उतना हमें वो स्पार्कलिंग दिखता है। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकेंड चीज जो है हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स। सो हमने देखा होगा आजकल जो भी इंटरनेट आते हैं हमारे घर पे, सो उसमें वो ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है, बिकॉज ये जो एक ऐसी चीज है इसमें एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। तो फाइबर, आपने सुना होगा फाइबर नेट, तो फाइबर नेट एक बहुत फास्ट इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है कि व्हाइट लाइट 7 कलर से बनी होती है। तो व्हाइट लाइट जब किसी ऐसी चीज से पास करती है, जैसे कि प्रिज्म। सो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर ग्लास पीस है। सो जब इसमें से लाइट पास करती है व्हाइट लाइट, तो वो सेपरेट आउट हो जाती है 7 कंपोनेंट्स में, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो 7 कंपोनेंट्स में वो निकल जाती है। और इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है क्योंकि ये रेयरर मीडियम एयर से ग्लास में जा रही है लाइट, तो इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है और सेपरेट आउट भी होती है। अगर हम यही सेम चीज एक रेक्टेंगुलर या एक पैरेललोग्राम शेप ग्लास के साथ करें, तो क्या होगा, वो सेपरेट आउट नहीं होगी, उसके साथ रिफ्रैक्शन होगा 2 बार और वो लाइट निकल जाएगी। बट प्रिज्म में ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो 2 सरफेस हैं, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो सेपरेट आउट नहीं होगी, और अगर ये पैरेलल नहीं होंगे तो ये सेपरेट आउट हो जाएगी, लाइट सेपरेट आउट हो जाएगी। अब ये दोबारा से फिर कलर्स बाहर की तरफ निकलते हैं, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होके, और ये हमारा एक पैटर्न बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। सो हमारे पास एक पैटर्न बन के आता है विबग्योर। विबग्योर एक शॉर्ट फॉर्म है याद रखने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम यहां से। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो ये एक हमारे पास एक टर्म बन के आती है, और याद करने के लिए आप याद रख सकते हो विबग्योर। सो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो ये एक हमारे पास पैटर्न बनता है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट।
स्पेक्ट्रम, यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है हमारे पास, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये 7 कलर्स का जो बैंड बनता है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इनको रेनबो कलर्स भी बोलते हैं। सो ये विब क्या है, अब ये रेड ऊपर क्यों है और वॉयलेट नीचे क्यों है? सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूरे चैप्टर की बात करें तो बहुत बार आता है कि हम रेड लाइट ही क्यों लगाते हैं। टावर्स आपने देखा होगा, बहुत ऊंचे टावर्स के टॉप पे हम रेड लाइट लगाते हैं, प्लेन्स के विंग्स पे भी हमारी रेड लाइट होती है जो हमें दूर से ही दिख जाती है। तो रेड लाइट में ऐसा क्या है कि वो दूर से ही दिख जाती है? तो इसका आंसर है रेड लाइट की जो वेवलेंथ है, जो हमारे पास वेवलेंथ है जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, वो सबसे मैक्सिमम होती है। सो ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो सबसे मिनिमम होती है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि वेवलेंथ होती क्या है। तो वेवलेंथ होता है, अगर हमारी कोई रे जा रही है, तो अब रेड होगी, वो कुछ ऐसे जाएगी रे। तो वो रे कुछ ऐसे जाएगी, मतलब इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट और इसको हम बोलते हैं ट्रॉफ। तो इन दोनों का जो एक बार मतलब अप और एक बार डाउन का डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब वॉयलेट की अगर हम बात करेंगे तो वॉयलेट की वेवलेंथ छोटी होती है, मतलब वो ऐसे होती है। तो इसके क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है ये कम है, तो इसकी वेवलेंथ कम है और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है कि रेड हमें दूर से ही दिख जाती है लाइट। अगर हम टावर्स के ऊपर ब्लू या वॉयलेट कलर की लाइट लगाएंगे तो वो हमें बहुत मुश्किल से दिखेगी, शायद नहीं भी दिखेगी। तो इसीलिए हम रेड यूज करते हैं। रेड की वेवलेंथ, याद रखना, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ मिनिमम होती है। तो ये एक जो क्वेश्चन बार बार आता है वेवलेंथ के ऊपर। दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मींस जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है। सो मैक्स और मिनिमम। सो रेड की वेवलेंथ ज्यादा, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि तभी जो सबसे ऊपर का कलर होता है वो रेड होता है क्योंकि वो ज्यादा फैल नहीं पाता, वो ज्यादा डिस्पर्स नहीं हो पाता, और वॉयलेट सबसे ज्यादा डिस्पर्स हो जाता है। तो इसीलिए इसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम, इसकी वेवलेंथ मिनिमम, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। बहुत बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। और इसी से रिलेटेड, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हमारा लास्ट टॉपिक जो लाइट पे आता है, चलिए उस पे चलते हैं। सो लास्ट टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी हमने बात करी कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है। दैट मीन्स वो सबसे कम फैलता है, वो बहुत कम फैलता है। और हम बात करें वॉयलेट कंपोनेंट की, वॉयलेट कलर की, तो वो सबसे ज्यादा उसकी जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है और वो सबसे ज्यादा स्कैटर आउट होता है। तो जो वॉयलेट और ब्लू कंपोनेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा स्कैटर आउट होते हैं और रेड और ऑरेंज कंपोनेंट्स होते हैं वो कम स्कैटर्ड आउट होते हैं। तो इस वजह से हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक टॉपिक आता है कि व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू टू अस। तो हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है, उसकी वजह है स्कैटरिंग। तो सेम थिंग है, हमारा ये अर्थ है अगर, और अर्थ के अराउंड है, जैसे कि हमने बात करी एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, पॉल्यूशन है, बहुत कुछ है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट होती है वो स्कैटर आउट हो जाती है, वो स्कैटर कर जाती है और उस स्कैटरिंग की वजह से हमें जो स्काई है वो वॉयलेट और ब्लू कंपोनेंट्स का दिखता है, मैक्सिमम ब्लू कंपोनेंट्स का हमें दिखता है। तो इसकी वजह ये है कि जो V है, जो वॉयलेट कलर है, ब्लू कलर है, उसकी जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है, उसकी वेवलेंथ मिनिमम है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो है मैक्सिमम। तो ये सबसे ज्यादा फैलता है। और रेड की बात करें तो रेड नहीं फैलता। और इसी वजह से जो सन हमें दिखता है वो सन हमें व्हाइट लाइट दिखा रहा है, बट सन हमें रेडिश और येलोइश कंपोनेंट का दिखता है। तो क्योंकि वॉयलेट और ब्लू कंपोनेंट तो सारे स्कैटर आउट हो गए और जो ऊपर के कंपोनेंट्स थे रेडिश कंपोनेंट्स, उसका हमें सन दिखता है, खासकर जब सनराइज और सनसेट के टाइम। क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम अगर सन सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर से पास होके गुजरता है तो इस वजह से वॉयलेट कलर हमें ज्यादा दिखता है स्काई में और जो सन होता है वो रेड कलर का दिखता है। बट अगर हम बात करें अपने जब सन हमारा टॉप मोस्ट हेड पे होता है आफ्टरनून में, तो आफ्टरनून में वो इतने एटमॉस्फेयर से पास नहीं करता, तो इस वजह से हमें जो स्काई होता है वो ब्लू दिखता है
और जो सन होता है वो येलोइश व्हाइट दिखता है। तो दिस इज द स्केटरिंग ऑफ लाइट। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्काई में, मतलब सॉरी, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस में, तो उनको स्काई कैसा दिखता है? उनको स्काई ब्लू दिखता है, वायलेट दिखता है, कैसा दिखता है? तो उनको स्काई दिखता है ब्लैक, बिकॉज वहां पे कोई स्केटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। सो ये था हमारा वीडियो लाइट के बारे में। और कुछ स्टूडेंट्स मेरे को बोलेंगे कि सर इसमें लेंसेज, मिरर्स, ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, वो सब नहीं था, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ लाइट और उसके फिनोमिनास के बारे में था। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।